हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जैसा कि आप देख पा रहे हो कक्षा 7 की जो आपकी किताब है उसमें हमारा राजस्थान जो आपकी बुक है कक्षा 7 की उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कक्षा 7 से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं राजस्थान जीके से संबंधित वो सभी सवाल हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे और इस एक ही वीडियो में कक्षा 7 से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम, इसके अलावा आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, रीट मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह इन वीडियोस को जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि ये एकदम शानदार मटेरियल है आपका, जहाँ पर एकदम इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवाए जा रहे हैं जो कि आपके डायरेक्ट कक्षा 7 की किताब से उठाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आप देखिए, शासक जो 6 भाषाओं का ज्ञाता था, तो ऐसा कौन सा शासक था आपका जिनको 6 भाषाओं का ज्ञान था दोस्तों? महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा राय सिंह या आपके महाराणा राज सिंह? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान जो थे ये 6 भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, मगधी, पैसाची, शौरसेनी और अपभ्रंश। 6 भाषाओं के ज्ञाता थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वीराज चौहान 1177 से लेकर 1192 के दरबारी विद्वान थे। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म दोस्तों आपके 1166 में हुआ था। 1177 में 11 वर्ष की उम्र में ये राजा बने थे और 1192 तक इनका शासनकाल रहा था। तो 1177 से लेकर 1192 तक इन्होंने शासन किया। यहाँ पर पूछा गया है कौन इनके दरबारी विद्वान थे, तो विद्यापति गौड़ इनके दरबारी विद्वान में आते हैं, वागीश्वर भी आते हैं, जयानक भी आते हैं, इसके अलावा विश्वस्वरूप भी आते हैं। तो ये चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वस्वरूप। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चारों के चारों इनके दरबारी विद्वान थे। अगला सवाल देखिए, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था। तो पृथ्वीराज चौहान जो है दोस्तों इनका दरबारी विद्वान कौन यहाँ पर नहीं था, ये आपको बताना है। जनार्दन, चंद्रप्रदायी, पृथ्वीभट्ट, सोमेश्वर। तो चंद्रप्रदायी जो है दोस्तों इसे ही पृथ्वीभट्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों तो इनके दरबारी विद्वान हो जाएंगे। जनार्दन भी इनका दरबारी विद्वान हो जाएगा, हमने ऊपर देखा भी। सोमेश्वर जो है दोस्तों ये इनके दरबारी विद्वान नहीं थे, ये तो इनके पिता हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के संबंध में सत्य कथन आपको बताने हैं। इनके पिता सोमेश्वर हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। माता इनकी कपूर्वी देवी हो जाएगी, ये भी सही है। संरक्षिका भी इनकी कपूर्वी देवी हो जाएगी, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है क्योंकि 11 वर्ष की उम्र में जब ये राजा बने थे तो इनकी संरक्षिका इनकी माता कपूर्वी देवी बनी थी। शासनकाल इनका 25 वर्ष दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1177 से लेकर 1192 तक अगर आप काउंट करोगे दोस्तों तो ये लगभग आपका 15 वर्ष निकल के आता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस शासक के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी? तो कटार भी है, कलम भी है और कला भी है, तो इनकी त्रिवेणी थी किस शासक के व्यक्तित्व में, यह आपसे पूछा गया है। तो ये कौन हो जाएंगे आपके? महाराणा कुंभा हो जाएंगे दोस्तों। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में आपको कटार भी मिलेगी, कलम भी मिलेगी और कला की श्रेणी भी मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महाराणा कुंभा की कौन सी उपाधियाँ हैं? तो महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधियाँ दी जाती है? महाराजाधिराज, राय रायन, चाप गुरु, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, शक्ति गुरु, विजय गुरु। तो कौन कौन सी उपाधियाँ इनको दी जाती है ये आपको बताना है दोस्तों। तो इन्हें महाराजाधिराज कहा जाता है, राय रायन इन्हें कहा जाता है, चाप गुरु, राजगुरु इनको कहा जाता है, दान गुरु और हाल गुरु इनको कहा जाता है। शक्ति गुरु और विजय गुरु नहीं कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा कुंभा ने कौन से ग्रंथों में टीका लिखी थी? तो कौन से ग्रंथों पर महाराणा कुंभा के द्वारा टीका लिखी गई है? देखो टीका लिखना अलग चीज़ होती है, टीका का मतलब पुस्तक लिखना नहीं होता है। तो महाराणा कुंभा ने कौन से ग्रंथों पर टीका लिखी है ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। गीत गोविंद और चंडी शतक जो है दोस्तों इन पर महाराणा कुंभा के द्वारा टीका लिखी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गीत गोविंद और आपका चंडी शतक इन पर टीका लिखी है महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया रचना लिखी थी जो किस ग्रंथ पर आधारित थी? तो रसिक प्रिया जो है ये रचना लिखी थी महाराणा कुंभा ने जो कि किस ग्रंथ पर आधारित है? चंडी शतक, गीत गोविंद, या फिर आपके दो ऑप्शन हो रहे दोस्तों यहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, संगीत मीमांसा, सूडा प्रबंध। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर जो महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया की रचना करी थी वो किस ग्रंथ पर आपकी आधारित है? तो ये आपकी गीत गोविंद पर आधारित है। जयानक की गीत गोविंद जो है दोस्तों इस पर आधारित हो जाएगी आपकी महाराणा कुंभा की रसिक प्रिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, कौन से ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा लिखित है? तो कौन से ग्रंथ आपके महाराणा कुंभा द्वारा लिखित है? अब आप देखिए दोस्तों ये कक्षा 7 की किताब में दिया गया है और कक्षा 7 की किताब से ही ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। महाराणा कुंभा का एक सवाल आप मान के चलिए हर एग्जाम में आता है। तो महाराणा कुंभा द्वारा लिखित संगीत राज हो जाएगा, संगीत मीमांसा हो जाएगा, सूडा प्रबंध हो जाएगा, रसिक प्रिया हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुडा प्रबंध, रसिक प्रिया। किस शासक का काल सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है? तो मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग हो जाएगा आपका महाराणा कुंभा का शासनकाल। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग है, तो महाराणा कुंभा के द्वारा कुछ दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। लगभग 82 में से दोस्तों 32 दुर्गों का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, 84 में से, शायद 84 था, 84 में से आपके 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था श्यामल दास के अनुसार। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग जो कि सिरोही में स्थित है, इसका निर्माण करवाया था। बसंती दुर्ग आपका, इसका भी निर्माण करवाया गया था। भोमट दुर्ग और आपका मचान दुर्ग, तो इन चारों दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अचलगढ़ का दुर्ग है, बसंती दुर्ग है, भोमट दुर्ग है और मचान दुर्ग है। अगला सवाल देखिए, महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से कितने दुर्ग बनवाए थे? जैसा कि मैं आपको बता रहा था 84 में से इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था श्यामल दास की वीर विनोद के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में शामिल है। तो महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में क्या क्या शामिल है? बूंदी विजय, आपकी गागरोन विजय, सिरोही विजय या फिर अज विजय। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो बूंदी विजय भी शामिल है, गागरोन की विजय शामिल है, सिरोही की विजय शामिल है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महाराणा सांगा 1509 से लेकर 1528 के संबंध में सत्य कथन आपको बताने हैं। तो 1509 से लेकर 1528 तक महाराणा सांगा ने राज किया था दोस्तों। ये गद्दी पर 1509 में बैठे थे। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? आपका सिकंदर लोधी था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से कथन इनके सही है। महाराणा सांगा रायमल के पुत्र थे। अब ये सवाल अभी आपका दोस्तों एक एग्जाम में पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा। महाराणा सांगा किसके पुत्र थे? तो रायमल के पुत्र थे। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कब हुआ था? तो अप्रैल 1482 में इनका जन्म हुआ था। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर था। सभी राजपूत राज्यों को संगठित करके एक छत्र के नीचे लाए थे। दिल्ली, गुजरात एवं मालवा के आक्रमणों से राज्य की रक्षा भी की थी। तो दिल्ली से, गुजरात से और मालवा से आपके मेवाड़ की रक्षा भी की थी इन्होंने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो रायमल के पुत्र हो जाएंगे। 1482 में इनका जन्म हुआ था। 1509 में एक गद्दी पर बैठे थे और 30 जनवरी 1528 के आसपास इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ के इतिहास में कौन से शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है? तो मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है, तो ये कौन हो जाएंगे आपके? तो ये आपके राव मालदेव हो जाएगा, जिसे दोस्तों मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है। राव मालदेव को 52 युद्धों एवं 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। तो यहाँ पर 58 हो जाएगा आपका। 52 युद्धों का और 58 परगनों का विजेता इसे कहा जाता है, राव मालदेव को। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, राव मालदेव 1532 से लेकर 1562 ने शासक बनने के बाद सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीता था? तो इनका शासनकाल जो रहा है वो 1532 से लेकर 1562 रहा है। और इन्होंने सर्वप्रथम कौन सा क्षेत्र जीता था? तो सर्वप्रथम इनके द्वारा कौन सा क्षेत्र जीता गया था? भादरा जून इनके द्वारा जीता गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो राव मालदेव 1532 से लेकर 1562 तक इन्होंने शासन किया और सर्वप्रथम इन्होंने भादरा जून जीता था। अगला सवाल देखिए, मालदेव द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है। तो मालदेव के द्वारा निर्मित दुर्ग यहाँ पर कौन सा नहीं है आपका? सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग और मचान दुर्ग। तो मचान दुर्ग जो है दोस्तों ये तो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया है। तो सोजत, पोखरण, मालकोट दुर्ग जो कि आपका मेड़ता में हो जाएगा, ये सब आपके मालदेव के द्वारा बनवाए गए हैं। मालदेव द्वारा विजित क्षेत्र है। तो मालदेव के द्वारा विजित क्षेत्र आपके कौन कौन से हो जाएंगे? नागौर हो जाएगा, भादरा जून हो जाएगा, मेड़ता भी है, सिवाना भी है और आपका बीकानेर भी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो नागौर, भादरा जून, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर को इन्होंने जीता था। मालदेव को किस इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा कहा था? यानी ताकतवर, हसमत वाला राजा किन इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है? तो फारसी इतिहासकारों के द्वारा राव मालदेव को दोस्तों आपका हसमत वाला राजा कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, फारसी इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, महाराणा प्रताप के संबंध में सत्य कथन बताइए। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। इनके पिता उदय सिंह हो जाएंगे और माता जयवंता बाई हो जाएगी। ये भी सही बात है। राज्याभिषेक इनका 28 फरवरी 1572 को हुआ, तो ये भी आपकी सही हो जाएगी। महाराणा प्रताप ने संकट काल में कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कौन कौन से कथन सही है। तो चारों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, इनका राज्याभिषेक सबसे पहले गोगुंदा में हुआ था 28 फरवरी 1572 को। पिता उदय सिंह है, माता जयवंता बाई है। 9 मई 1540 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में। अगला सवाल देखिए, विश्व वल्लभ पुस्तक का लेखन किसने करवाया था? तो विश्व वल्लभ पुस्तक का लेखक किसने करवाया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये महाराणा प्रताप ने करवाया था। तो विश्व वल्लभ पुस्तक का लेखन किसने करवाया, ये पूछा गया है, लेखक नहीं पूछा है। लेखन किसने करवाया? महाराणा प्रताप ने करवाया।
ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके राय सिंह के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे भैया? ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना आपके राय सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, महाराणा राय सिंह 1574 से लेकर 1612 तक इनका शासनकाल रहा। इनके संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। कल्याणमल के पुत्र थे, इन्होंने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत अभियानों को सफल बनाया, ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। दानशीलता के कारण इन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है। तो कलयुग का कर्ण इन्हें कहा जाता है, ये बात गलत हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इन्हें कलयुग का कर्ण नहीं कहा जाता है। इन्हें तो ओनली राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। कलयुग का कर्ण तो दोस्तों राव लूणकरण को कहा जाता है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाकर राय सिंह प्रशस्ति अंकित करवाई, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और 4 आपका सही हो जाएगा। तो राजपुताने का कर्ण इनको कहा जाता है, कलयुग का कर्ण नहीं कहा जाता है। ये बात आपको दिमाग में सेट करनी है। अगला सवाल देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से लेकर 1667 तक आपके राजा रहे थे। ने कौन से मुगल बादशाहों के समय शासन किया था? तो 1621 से लेकर 1667 तक आपके मिर्जा राजा जयसिंह ने शासन किया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1621 से लेकर 1667 तक। और मुगल बादशाहों के समय शासन किया इन्होंने, तो वो मुगल बादशाह आपसे पूछे गए, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। तो यहाँ पर कौन कौन हो जाएंगे दोस्तों आपके? जहांगीर हो जाएगा, शाहजहाँ हो जाएगा और आपका औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अकबर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, सन के हिसाब से भी आप आंसर कर सकते हो। 1621 से 1667 तक इनका शासनकाल रहा है। तो शासनकाल याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो दोस्तों जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। ठीक है, मिर्जा की उपाधि शाहजहाँ के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला सवाल देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह को मुगल बादशाह ने सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा था। तो सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा था, किसने भेजा था? ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसने भेजा था दोस्तों? जहांगीर ने भेजा था। तो मिर्जा राजा जयसिंह को मुगल बादशाह जहांगीर ने सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा था। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को किस अभियान पर भेजा था? तो औरंगजेब ने किस अभियान पर भेजा था? औरंगजेब ने आपके शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत अभियान पर भेजा था। उस समय आपकी पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, वो बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि सर्वप्रथम आपके जहांगीर के द्वारा भेजा गया था मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर किसको भेजा गया था? सवाई जयसिंह को या मिर्जा राजा जयसिंह को? तो मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया था। अगला सवाल देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि बिहारी ने किस ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की? तो दोस्तों बिहारी जो था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। बिहारी जो है ये किसके दरबार में था? ये ज़्यादातर पूछा जाता है। ये आपका मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में था। ठीक है, जब वहाँ पर ऑप्शन में मिर्जा राजा जयसिंह भी दिखता है और सवाई जयसिंह भी दिखता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मिर्जा राजा जयसिंह जो थे इनके दरबार में था बिहारी। बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई लिखी गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कब लिखी गई ये आपसे पूछा गया है। तो ये 1662 में लिखी गई थी। कब लिखी गई दोस्तों? 1662 में लिखी गई। अगला सवाल देखिए, जयसिंह चरित्र के रचयिता राम कवि किसके दरबारी थे? तो जयसिंह चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपके राम कवि के द्वारा लिखी गई है। और जयसिंह चरित्र के रचयिता राम कवि किसके दरबारी थे? ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसके दरबारी हो जाएंगे? आपके मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी हो जाएंगे। तो राम कवि जो है ये भी किनके दरबारी है? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी है और इनके द्वारा जयसिंह चरित्र लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, महाराजा जसवंत सिंह 1638 से लेकर 1678 का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जसवंत सिंह का जन्म 1638 से 1678 में इनका शासनकाल रहा है। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों बुरहानपुर में। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म आपका बुरहानपुर में हुआ था, जसवंत सिंह का जन्म। मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह जोधपुर को महाराजा की उपाधि दी थी। तो किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को दोस्तों आपके महाराजा की उपाधि दी थी? ये आपको बताना। तो शाहजहाँ के द्वारा महाराजा की उपाधि इनको दी गई थी, जसवंत सिंह जोधपुर को। ये आपको ध्यान रखना है। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में आमेर के शासक जय सिंह के कहने पर दोराई के युद्ध में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? तो भैया जसवंत सिंह ने दोराई के युद्ध में किसका साथ दिया था? याद करो, ये कल ही मैंने आपको बताया था, औरंगजेब। ठीक है, तो दोराई के युद्ध में जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था, जो कि आपका अंतिम युद्ध था। तो यहाँ पर औरंगजेब आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोराई के युद्ध में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? औरंगजेब का यहाँ पर साथ दिया था। तो 118 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जसवंत सिंह प्रथम ने किस शहर के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया था? तो जसवंतपुरा कस्बा जसवंत सिंह प्रथम ने बसाया था, तो किस शहर के निकट बसाया था? ये आपसे पूछा गया है। औरंगाबाद के निकट दोस्तों जसवंतपुरा शहर बसाया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है।
जसवंत सिंह प्रथम ने किस शहर के निकट आपके जसवंतपुरा कस्बा बसाया था? औरंगाबाद के निकट। ठीक है। महाराजा जसवंत सिंह द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण या फिर आपका राजबोध। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राजबोध हो जाएगा। आनंद प्रकाश इन्होंने लिखा है, सिद्धांत बोध भी लिखा है, और भाषा भूषण तो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, आनंद प्रकाश ये जसवंत सिंह के द्वारा रचित है। प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये आपकी दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम के द्वारा की गई थी। तो प्रबोध चंद्रोदय भी अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी रचना किसने की? जसवंत सिंह प्रथम ने की। मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब का साथ देने वाले शासक थे। तो औरंगजेब का साथ देने वाले शासक कौन कौन हो जाएंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो राज सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह प्रथम। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराजा सूरजमल यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जयसिंह ने और आपके जसवंत सिंह प्रथम ने और राज सिंह ने यहाँ पर साथ दिया था। अगला सवाल देखिए, उदयपुर में अंबा माता मंदिर किसने बनवाया था? तो उदयपुर में जो आपका अंबा माता का मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये महाराणा राज सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो अंबा माता का मंदिर उदयपुर में महाराणा राज सिंह के द्वारा बनवाया गया। राजसमंद की उत्तरी पाल नौ चौकी पर 25 शिलाओं पर रणछोड़ भट्ट द्वारा अंकित राज प्रशस्ति किस भाषा में है? तो राज प्रशस्ति की रचना दोस्तों रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई है। इसके अलावा अमर काव्य वंशावली भी जो है वो रणछोड़ भट्ट के द्वारा ही लिखी गई है। ये किस भाषा में है ये आपको बताना है। तो ये आपकी किस भाषा में हो जाएगी दोस्तों? संस्कृत भाषा में हो जाएगी। जो 25 शिलालेख है आपकी नौ चौकी पाल पर वो आपकी संस्कृत भाषा के हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रशस्ति है दोस्तों। नाथद्वारा का प्राचीन नाम था, तो नाथद्वारा का प्राचीन नाम आपका सिंहाड़ हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। श्रीनाथ जी का मंदिर मेवाड़ में किसके समय बना था? तो श्रीनाथ जी का मंदिर मेवाड़ में किसके समय बना था ये आपसे पूछा गया है। तो ये राज सिंह के समय ही बना था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अंबा माता का मंदिर का निर्माण भी राज सिंह के द्वारा करवाया गया। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, पूछा जा सकता है। जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो ये सवाल तो काफ़ी बार आ चुका है, पता होगा आप लोगों को। जयसिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दोस्तों औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। ठीक है, जबकि मिर्जा की उपाधि मिर्जा राजा जयसिंह को किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। और जयसिंह, सवाई जयसिंह की यहाँ पर बात की जा रही है, औरंगजेब ने इनको उपाधि दी थी। अगला सवाल देखिए, सवाई जयसिंह के समय लिखित ग्रंथ नहीं है। तो सवाई जयसिंह के समय लिखित ग्रंथ आपका कौन सा नहीं है? जी मोहम्मद शाही, जयसिंह कारिका, सिद्धांत सम्राट, जयप्रकाश। तो सवाई जयसिंह के समय कौन सा लिखित ग्रंथ यहाँ पर नहीं है? तो जयप्रकाश जो है दोस्तों ये सवाई जयसिंह के द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जी मोहम्मद शाही, जयसिंह कारिका, सिद्धांत सम्राट इनके समय के लिखे गए ग्रंथ हो जाएंगे। ठीक है, सवाई जयसिंह द्वारा कब आपके नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया गया जिसका नाम जी मोहम्मद शाही रखा? तो जी मोहम्मद शाही जो है दोस्तों ये आपकी नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी थी जो कि सवाई जयसिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका। तो ये कब करवाया गया ये आपसे पूछा गया है। तो कब करवाया गया था? 1725 में करवाया गया था। और ये डेट आपकी डेफिनेटली एग्जाम में छपेगी दोस्तों, ध्यान रखना है। ठीक है, और एक आपका आता है सुदर्शनगढ़, उसका निर्माण 1734 में करवाया गया था। यानी नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में करवाया गया था। सवाई जयसिंह द्वारा जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनाई गई थी। तो 5 वेधशालाएं बनाई गई थी सवाई जयसिंह के द्वारा, कौन कौन सी हो जाएगी ये आपको बताना है दोस्तों। तो दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा। सबसे पहली आपकी दिल्ली वाली हो जाएगी और सबसे बड़ी आपकी जयपुर वाली हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा ये पांचों वेधशालाएं काफ़ी बार एग्जाम में आती रहती है। कविवर सुदन, अखेराम गर्ग किसके दरबारी थे? तो दोस्तों कविवर सुदन और अखेराम गर्ग ये किसके दरबारी थे ये आपसे पूछा गया है। तो ये महाराजा सूरजमल के दरबारी थे। तो सुदन अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपसे अखेराम पूछा जाए ये किसके दरबारी हो जाएंगे? ये महाराजा सूरजमल के दरबारी हो जाएंगे। ठीक है, जो कि भरतपुर के शासक थे आपके। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों आगरा इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में आगरा से कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आगरा यहाँ पर शामिल नहीं है, इतना भी आप ध्यान रखोगे तो यहाँ से आपका आगरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका आगरा कैंसिल हो जाएगा। कोटा में तो वैसे ही नहीं है, तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कविवर सुदन और अखेराम गर्ग जो है ये महाराजा सूरजमल के दरबारी है। महाराजा सूरजमल का शासनकाल 1755 से लेकर 1763 तक रहा। ने किसके राज प्राप्त किया था? किससे राज प्राप्त किया था? तो इन्होंने किससे राज प्राप्त किया ये आपको बताना है। तो बदन सिंह से इन्होंने राज्य प्राप्त किया था। ठीक है, बिजोली आंदोलन से संबंधित महिला नहीं है। तो बिजोली आंदोलन से संबंधित महिला आपकी कौन सी नहीं है? अंजना देवी, रमा देवी, विज्ञा देवी या नारायणी देवी वर्मा। तो ये कौन हो जाएगी? आपकी विज्ञा देवी हो जाएगी। बेंगू आंदोलन के दौरान गोविंदपुरा हत्याकांड के बाद हुए समझौते के तहत 53 में से कितने लागतें समाप्त कर दी गई? तो बेंगू आंदोलन के दौरान दोस्तों गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था आपका। ठीक है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है।
और यहाँ पर दोस्तों हत्याकांड होने के बाद 53 में से कितनी लागतें आपकी समाप्त कर दी गई थी? तो 53 में से कितनी लागतें आपकी समाप्त की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो 53 में से दोस्तों 34 लागतें आपकी समाप्त कर दी गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो बूंदी किसान आंदोलन से यहाँ पर आपका क्या संबंधित नहीं है? पंडित नेनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी, नेतराम सिंह या हरिभाऊ किंकर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर नेतराम सिंह जो है दोस्तों ये संबंधित नहीं है। पंडित नेनूराम, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर संबंधित है। अगला सवाल देखिए, बूंदी राज्य सरकार द्वारा किस सन में आपके किसानों की मांगे स्वीकार करने पर किसान आंदोलन समाप्त हुआ था? तो बूंदी राज्य सरकार द्वारा दोस्तों कब आपका किसानों की मांगे स्वीकार करने पर किसान आंदोलन समाप्त हुआ था? तो ये आपका 1943 में, ये आपको ध्यान रखना है। कब समाप्त हुआ? 1943 में। सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नेता नहीं है। तो सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नेता आपके कौन नहीं है? हरलाल सिंह है, नेतराम सिंह है, पृथ्वी सिंह है। यहाँ पर अनूप सिंह इससे संबंधित नहीं है। तो हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह जो है ये सीकर किसान आंदोलन से आपके संबंधित है। अगला सवाल देखिए, सहकावटी आंदोलनों के दौरान चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन किया? तो सेवा समिति का गठन चिड़ावा में किसके द्वारा किया गया था? ये आपसे पूछा गया है। तो मास्टर कालीचरण के द्वारा दोस्तों आपके सहकावटी आंदोलन के दौरान चिड़ावा में एक सेवा समिति का गठन किया गया था। यहाँ पर पूछा गया आपका सेवा समिति। तो सेवा समिति का गठन दोस्तों किसके द्वारा किया गया? मास्टर कालीचरण के द्वारा किया गया था चिड़ावा में सहकावटी आंदोलन के दौरान। कालीचरण आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो किसे कहा जाएगा ये दोस्तों आपके? अब आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाएगा? तो ये आपके भोगीलाल पांड्या को कहा जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। तो यहाँ पर भोगीलाल पांड्या आपको उचित लग रहा है, ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आदिवासियों के दूसरे मसीहा कौन थे? तो आदिवासियों के दूसरे मसीहा कौन हो जाएंगे? मोतीलाल तेजावत हो जाएंगे। ठीक है, वैसे अगर सवाल पूछा जाता है तो आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है, लेकिन सवाल में यहाँ पर कक्षा 7 की किताब में दिया गया है। तो आदिवासियों का मसीहा भोगीलाल पांड्या हो जाएगा और दूसरे मसीहा आदिवासियों के आपके मोतीलाल तेजावत हो जाएंगे। ठीक है, मोतीलाल तेजावत के एक ही आंदोलन के दौरान मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 मांगे रखी गई थी, जिसमें से कितनी मांगों को स्वीकार किया गया था? 21 मांगे रखी गई थी मोतीलाल तेजावत के द्वारा, कितनी मांगों को स्वीकार किया गया था? तो यहाँ पर 18 मांगों को स्वीकार किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों। 21 में से आपकी 18 मांगे मान ली गई थी, यानी 18 मांगों को स्वीकार किया गया था। ये सवाल आपका बनेगा, डेफिनेटली ध्यान रखना है। वागड़ प्रदेश में भीलों को संगठित करने का कार्य किसने किया था? तो वागड़ प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए भीलों को संगठित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वागड़ में भीलों को संगठित करने का कार्य आपके गोविंद गिरी थे, मोतीलाल तेजावत थे, भोगीलाल पांड्या थे और हरिदेव जोशी ने भी यहाँ पर किया था। ठीक है, चौकीदार मीणाओं द्वारा गांव की रक्षा के बदले कौन सा कर वसूला जाता था? तो चौकीदार मीणाओं द्वारा जब गांव की रक्षा के बदले कौन सा कर लिया जाता था, यह आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा कर लिया जाएगा? रखवाली, देशमुखी, जजिया, चौथ। तो जजिया तो यहाँ पर होगा नहीं। तो चौकीदार मीणाओं द्वारा गांव की रक्षा के बदले कौन सा कर वसूला जाता था? तो ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। इसका आंसर एक बार क्रॉस चेक करके मैं आपको बताऊंगा। वैसे यहाँ पर चौथ जो वसूला जाता था ये आपके मराठाओं के द्वारा लिया जाता था, चौथ कर। ठीक है, तो गांव के बदले कौन सा कर लिया जाता था? तो गांव की रक्षा के बदले कौन सा कर लिया जाता था? तो मोस्टली यहाँ पर रखवाली इसका आंसर हो सकता है, फिर भी इसको एक बार हम कंफर्म करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1924 में भारत सरकार ने किस जाति को आपराधिक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने हेतु क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया? तो 1924 में दोस्तों क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आपका पारित किया था, जिसके तहत 12 वर्ष से अधिक आयु में व्यक्ति को प्रतिदिन थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी। तो ये किसके लिए था दोस्तों? ये मीणाओं के लिए था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कब लगा था ये? 1924 भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा एक्ट है ये? आपका क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है। तो 12 वर्ष से अधिक आयु के जो भी व्यक्ति रहेंगे आपके 12 वर्ष से अधिक आयु के, उनको प्रतिदिन थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी, जो कि बहुत गलत था। तो इसका विरोध भी हुआ था। फिर मारवाड़ प्रजामंडल 1934 के अध्यक्ष कौन बने थे? तो मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे 1934 के दोस्तों? जय नारायण व्यास, रणछोड़ दास गट्टानी, अभयलाल जैन या भंवरलाल सराफ। तो ये आपके कौन हो जाएंगे? भंवरलाल सराफ हो जाएंगे। ठीक है, संस्थापक कौन हो जाएंगे मारवाड़ प्रजामंडल के? तो जय नारायण व्यास हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आपके भंवरलाल सराफ हो जाएंगे। 1938 में किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था? तो 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन जो है दोस्तों वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का 1938 में आपका दोस्तों गठन हुआ था। और ये एक आपका इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, तो याद रह जाएगा मारवाड़ लोक परिषद का गठन दोस्तों
रणछोड़ दास गट्टानी हो जाएगा। जयपुर प्रजामंडल 1931 के संस्थापक कौन कौन थे आपके, ये आपको बताना है। तो कपूर चंद पाटनी हो जाएंगे और आपके जमनालाल बजाज हो जाएंगे। ठीक है। 1938 में किसकी अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो 1938 में दोस्तों जो आपका प्रथम अधिवेशन हुआ था जयपुर प्रजामंडल का, तो यहाँ पर अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर अध्यक्षता किसने करी थी, जमनालाल बजाज के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार आया हुआ है। अगला सवाल देखिए, 1936 में जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के बाद, तो जयपुर प्रजामंडल का जब पुनर्गठन हो गया था दोस्तों, उसके बाद के नेतृत्व में प्रजामंडल के कार्य करना प्रारंभ किया था। तो किसने कार्य करना प्रारंभ किया था आपके, तो यहाँ पर चिरंजी लाल मिश्र। तो 1936 में जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के बाद चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया था। यह आपको ध्यान रखना है। 1936 की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। 1938 में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की और 1936 में दोस्तों किसके नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया था, चिरंजी लाल मिश्र। 1936 में पूछा जाए तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलग सा सवाल है। 24 अप्रैल 1938 को दोस्तों किसकी अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो किसकी अध्यक्षता में यहाँ पर स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया, प्यारेलाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, बलवंत सिंह मेहता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में दोस्तों आपके मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा जो थे ये तो संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। भूरेलाल भैया यहाँ पर उपाध्यक्ष हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा सवाल है, मग्गाराम वेद और लक्ष्मण दास आपके स्वामी हो जाएंगे। इनके द्वारा दोस्तों आपके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ये लक्ष्मण दास भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रघुवर दयाल गोयल भी है एक आपके, रघुवर पाल नहीं है दोस्तों, ये आपके रघुवर दयाल गोयल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपके बीकानेर प्रजामंडल में शामिल थे। तो मग्गाराम वेद और लक्ष्मण दास स्वामी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 जून 1946 में बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो दोस्तों 30 जून 1946 में किस स्थान पर आपके बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर हुआ था, रायसिंह नगर में हुआ था। तो 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था, रायसिंह नगर में। तनसुख लाल का संबंध किस प्रजामंडल से है। ये सवाल आपका एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, कक्षा 7 की किताब में दिया गया है, आप सोच के देखिए। ये सवाल आपका RSMSSB ने पूछ लिया है। ठीक है। तो तनसुख लाल का संबंध कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, कोटा प्रजामंडल से हो जाएगा। कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन 1939 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो कोटा प्रजामंडल का दोस्तों अधिवेशन 1939 में किसके अध्यक्षता में हुआ था, पंडित नेनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। अगला सवाल देखिए, गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा में संप शब्द किस भाषा का है। तो ये संप शब्द जो है दोस्तों ये किस भाषा का हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो किस भाषा का हो जाएगा, राजस्थानी भाषा का हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सशस्त्र क्रांति 1915 के प्रमुख भामाशाह कौन थे। तो सशस्त्र क्रांति हुई थी आपकी 1915 में, उसके प्रमुख भामाशाह आपके कौन हो जाएंगे, तो ये आपके दामोदर दास राठी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, दामोदर दास राठी हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, किसने आपके दोस्तों 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो 1921 में ब्यावर के अंदर आपके आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, दामोदर दास राठी के द्वारा की गई थी। तो ब्यावर में दामोदर दास राठी के द्वारा 1921 में आपके दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ये सवाल आपका पूछा जा सकता है और ज़्यादातर बच्चे जो आंसर करेंगे वो दयानंद सरस्वती आंसर करेंगे, लेकिन सवाल को ध्यान से पढ़ना है। 1921 की बात हो रही है दोस्तों। ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना किसने की, दामोदर दास राठी ने की। प्रताप सिंह बारठ को बनारस षड्यंत्र केस के मामले में किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था। तो प्रताप सिंह बारठ जो थे आपके, उनको किस स्थान से बनारस षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया था 1917 में। तो आसर नाडा नामक स्थान से गिरफ्तार किया गया था। कौन से स्थान से दोस्तों, आसर नाडा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है क्योंकि प्रताप सिंह बारठ आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो आसर नाडा जो है ये आपको ध्यान रखना है, इस स्थान से इनको गिरफ्तार किया गया था। और ये देखिए इतने शानदार सवाल आपकी कक्षा 7 की किताब में दिए गए हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, राव गोपाल सिंह खरवा को टोड़गढ़ से भागने के बाद किस स्थान से पुनः गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजा गया था। तो गोपाल सिंह खरवा जो थे दोस्तों, ये टोड़गढ़ दुर्ग में इनको डाला गया था, लेकिन ये यहाँ से भाग गए थे, लेकिन इनको बाद में पुनः गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाला गया। तो गोपाल सिंह खरवा से संबंधित आपकी टोड़गढ़ जेल भी हो जाएगी और तिहाड़ जेल भी हो जाएगी। तो इनको बाद में कहाँ से गिरफ्तार किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो इनको सलेमाबाद से गिरफ्तार किया गया था, दोबारा इनको सलेमाबाद से गिरफ्तार किया गया। निम्न में से कौन सी रियासत ने संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। तो सती प्रथा निषेध कानून जो है वो पारित किया किस रियासत, कौन सी रियासत ने संरक्षक समिति के प्रयासों से, तो ये आपको बताना है। तो ये जयपुर ने पारित किया था दोस्तों। ठीक है, संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून आपके जयपुर ने पारित किया था। कन्यावध को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत थी। तो कन्यावध को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत आपकी कौन सी हो जाएगी, कोटा हो जाएगी। ठीक है, कन्यावध का कोटा हो जाएगा।
किस रियासत ने सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था? तो 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून आपका बनाया था अलवर ने। और ये सवाल आपका एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखना है। कक्षा 7 की किताब में दिया गया है, एग्जैक्ट डेट ध्यान रखनी है आपको। 10 दिसंबर 1903 की बात की जाए तो आपको अलवर आंसर करना है। डायन प्रथा का अधिक प्रचलन था, तो डायन प्रथा जो है दोस्तों, इसका अधिक प्रचलन आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो मेवाड़ और कोटा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? मेवाड़ में हो जाएगा और आपका कोटा में हो जाएगा। मेवाड़ रियासत द्वारा डायन प्रथा को रोकने हेतु कानून कब बनाया गया? तो डायन प्रथा को रोकने हेतु कानून बनाया गया था दोस्तों आपका 1853 में, और ये भी काफ़ी बार आता रहता है, तो 1853 आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, 1819 में सर्वप्रथम अंग्रेज स्कूल कहाँ खोला गया? तो 1819 में सर्वप्रथम अंग्रेज स्कूल आपका कहाँ पर खोला गया था? तो अंग्रेज स्कूल सर्वप्रथम आपका कहाँ पर खोला गया? ये आपका अजमेर में खोला गया था दोस्तों, ठीक है। कब खोला गया था? सर्वप्रथम 1819 में आपका अजमेर में दोस्तों अंग्रेज स्कूल खोला गया था। अगला सवाल देखिए, किसने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की? तो राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना 21 अगस्त 1937 को किसके द्वारा की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो पंडित जनार्दन राय नागर के द्वारा की गई थी दोस्तों। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 को 21 अगस्त 1937 को दोस्तों राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, बनेगा ये सवाल आपका। मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये तो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो बताइए मेयो कॉलेज की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1872 में हुई थी। ऑप्शन के अनुसार आंसर करना है। 1872 में आपके मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1866 में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया था। तो प्रथम सरकारी कन्या स्कूल आपका कहाँ पर खोला गया? 1866 में। तो बताइए कहाँ पर खोला गया दोस्तों? प्रथम सरकारी कन्या स्कूल आ सकता है ये सवाल आपका, पुष्कर में खोला गया था, ठीक है। तो पुष्कर में सर्वप्रथम प्रथम सरकारी कन्या स्कूल आपका खोला गया था 1866 में। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी, ठीक है। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की। वागड़ प्रदेश में जन जागृति हेतु किसके द्वारा पाठशालाएं खोली गई थी? तो किसके द्वारा पाठशालाएं खोली गई? तो सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं यहाँ पर खोली गई थी, ठीक है। तो वागड़ प्रदेश में जन जागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई थी। रास्तापाल हत्याकांड आपको पता होगा डूंगरपुर से संबंधित है, तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कौन कौन इससे संबंधित हो जाएंगे आपके? शिवराम भील, नानाभाई खांट, सेंगाबाई या कालीबाई। तो ये आपको बताना है दोस्तों। ये घटना आपकी जून 1947 की हो जाएगी। यहाँ पर बताना है आपको रास्तापाल कांड से कौन कौन आपके संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपके नानाभाई खाट इससे संबंधित हो जाएंगे, सेंगाबाई इससे संबंधित है और कालीबाई इससे संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। शिवराम भील इससे संबंधित नहीं है। किस रियासत के महाराजा करणी सिंह जो 25 वर्षों तक 1952 से 77 तक लोकसभा के सदस्य थे, इनके द्वारा बालिका शिक्षा हेतु सराहनीय प्रयास रहे थे? तो दोस्तों किस रियासत के थे महाराजा करणी सिंह, ये आपको बताना है। तो ये किस रियासत के हो जाएंगे? नाम से आपको पता लग रहा है बीकानेर के हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 25 वर्षों तक ये लोकसभा के सदस्य रहे, 1952 से 77 तक इनके द्वारा बालिका शिक्षा हेतु सराहनीय प्रयास किए गए थे। वनस्पति विद्यापीठ जीवन कुटीर 1929 के संस्थापक थे। तो वनस्पति विद्यापीठ जीवन कुटीर 1929 के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? तो ये तो आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। कौन कौन हो जाएंगे दोस्तों? एक तो आपके हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे और इनकी पत्नी रतन शास्त्री हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विद्या देवी, लाला देवी से संबंधित नहीं है। रतन शास्त्री को महिला एवं बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण कई सम्मान मिले थे, कौन सा नहीं मिला? तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों पद्मश्री इनको दिया गया था, पद्म भूषण इनको दिया गया, जमनालाल बजाज अवार्ड इनको दिया गया, नारी शक्ति अवार्ड इनको नहीं मिला था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, जमनालाल बजाज अवार्ड दिया जा चुका है। सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू की पत्नी जिन्होंने शेखावटी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो हरलाल सिंह की पत्नी का नाम आपको बताना है दोस्तों। हरलाल सिंह का संबंध आपका झुंझुनू से हो जाएगा, इनकी पत्नी का नाम आपको बताना है। तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? किशोरी देवी हो जाएगी। तो हरलाल सिंह झुंझुनू की पत्नी कौन हो जाएगी? किशोरी देवी ने शेखावटी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किशोरी देवी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। खेतू देवी मैंने आपको बताया था दोस्तों, आपका जो हनुमान सिंह से संबंधित हो जाएंगे। ये हनुमान सिंह के द्वारा जो आपका आंदोलन किया गया था दूधवाखारा आंदोलन, तो दूधवाखारा आंदोलन से संबंधित है आपके खेतू देवी, ठीक है। भील जनजाति के नेतृत्वकर्ता जिन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था, तो जल, जंगल और जमीन आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? माणिक्यलाल वर्मा है, गोविंद गिरी है, मोतीलाल तेजावत है, मामा बालेश्वर दयाल है। तो भील जनजाति के नेतृत्वकर्ता जिन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था, ये किसने चलाया था? मामा बालेश्वर दयाल ने चलाया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। यह सवाल भी काफ़ी बार आता रहता है दोस्तों, और इस सवाल को आपको अच्छे से याद कर लेना है।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 177 आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। सर वीटी कृष्णाचारी जो है ये आपके जयपुर से संबंधित है। CS वेंकटाचार्य आपके जोधपुर से संबंधित है। KM पन्नी, पन्नी आपकी बीकानेर की हो जाएगी। ठीक है, तो KM पन्नीकर आपके बीकानेर के हैं। और T विजय राघवाचार्य आपके कहाँ के हो जाएंगे, उदयपुर के हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है VT कृष्णाचार्य आपके जयपुर के, वेंकटाचार्य जोधपुर के, KM पन्नीकर आपके बीकानेर के, T विजय राघवाचार्य उदयपुर के। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन से व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य थे। तो कौन से व्यक्ति आपके संविधान सभा के सदस्य थे, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से थे, और जय नारायण व्यास आपके जोधपुर से थे। विजय सिंह पथिक आपके अजमेर से नहीं थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन से व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य थे। तो यहाँ पर बलवंत सिंह मेहता उदयपुर, ठीक है, ये भी आपके थे। रामचंद्र उपाध्याय अलवर के, ये भी आपके थे दोस्तों संविधान सभा के सदस्य। इसके अलावा दलेल सिंह कोटा, गोकुल लाल असावा। तो यहाँ पर बताइए कौन कौन हो जाएंगे आपके दोस्तों। दलेल सिंह कोटा भी हो जाएंगे और गोकुल लाल असावा शाहपुरा वाले भी हो जाएंगे। तो चारों ये संविधान सभा के आपके सदस्य थे। अब यहाँ पर संविधान सभा में शामिल सदस्यों को सम्मिलित करना है, तो सभी सदस्य यहाँ पर लगभग आपके आ चुके हैं। तो यहाँ पर बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। जसवंत सिंह आपके कहाँ के हो जाएंगे दोस्तों, बीकानेर के हो जाएंगे। राज बहादुर कहाँ के हो जाएंगे, आपके भरतपुर के हो जाएंगे। हीरालाल शास्त्री आपके कहाँ के, जयपुर के थे। और सरदार सिंह खेतड़ी से थे। ये संविधान सभा के सदस्य हो जाएंगे आपके। सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान मूल के व्यक्ति जो संविधान सभा के सदस्य थे, इनके संबंध में असंगत बताइए। तो इनके संबंध में आपको असंगत बताना है। राजस्थान मूल के व्यक्ति जो संविधान सभा के सदस्य थे, प्रभुदयाल हिम्मत सिंह पश्चिम बंगाल, बनारसी दास जूनवाला बिहार, पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश, गोविंद सिंह देवव्रत महाराष्ट्र। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। गोविंद सिंह देवव्रत महाराष्ट्र हो जाएगा। संविधान की मूल प्रति पर भारत के वैभवशाही इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले कितने चित्र बने हुए हैं। तो संविधान की जो मूल प्रति पर भारत के वैभवशाही इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले कितने चित्र बने हुए हैं, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो 22 चित्र बने हुए हैं। कितने चित्र बने हुए हैं, 22 चित्र बने हुए हैं। संविधान की मूल प्रति पर चित्रों का निर्माण किसने किया था। तो संविधान की मूल प्रति जो है उस पर चित्रों का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो ये नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, नंदलाल बोस के द्वारा मूल प्रति पर जो चित्र बने हुए हैं उनका निर्माण किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। संविधान की मूल प्रति पर चित्रण कार्य में राजस्थान के किस चित्रकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो राजस्थान के किस चित्रकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है यहाँ पर, यह आपको बताना है। तो कृपाल सिंह शेखावत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो संविधान की मूल प्रति पर चित्रण कार्य में राजस्थान के किस चित्रकार का योगदान रहा, कृपाल सिंह शेखावत का योगदान रहा है दोस्तों, जिनका संबंध आपका ब्लू पोएट्री से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे। तो पहले राजस्थानी आपके कौन हो जाएंगे। तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है सवाल, बलवंत सिंह मेहता हो जाएंगे। प्रताप सभा और वनवासी छात्रावास के संस्थापक थे। तो प्रताप सभा और वनवासी छात्रावास के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे। तो ये बलवंत सिंह मेहता हो जाएंगे। प्रताप सभा की स्थापना 1915 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रताप सभा और वनवासी छात्रावास के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे, बलवंत सिंह मेहता हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। VT कृष्णाचार्य आपके जयपुर के हो जाएंगे, लेकिन ये एक्चुअल में कहाँ से संबंधित थे, मूल रूप से ये कहाँ के थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। VT कृष्णाचार्य जो थे दोस्तों ये तो तमिलनाडु के थे। VT कृष्णाचार्य जो थे ये तो तमिलनाडु के थे। CS वेंकटाचार्य आपके कर्नाटक के थे। CS वेंकटाचार्य आपके कहाँ के हो जाएंगे, कर्नाटक के हो जाएंगे। KM पन्नीकर कहाँ के हो जाएंगे दोस्तों, केरल के हो जाएंगे। पन्नी आपकी केरल की हो जाएगी मूल रूप से। TV राघवाचारी कहाँ के थे दोस्तों, तो TV राघवाचारी आपके महाराष्ट्र के हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 4 कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर 3 दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 4 कर लेना। तो VT कृष्णाचार्य आपके तमिलनाडु के हैं, CS वेंकटाचार्य आपके कर्नाटक के हैं, KM पन्नीकर आपके केरल के हैं, TV राघवाचारी आपके महाराष्ट्र के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राज बहादुर भरतपुर में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। तो राज बहादुर भरतपुर से हैं, इन्होंने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इन्होंने दोस्तों नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है राज बहादुर भरतपुर ने। सरदार सिंह खेतड़ी ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है। तो सरदार सिंह ने भी कार्य किया है दोस्तों राजदूत के रूप में लाओस। तो सरदार सिंह खेतड़ी वालों ने तो लाओस में दोस्तों राजदूत के रूप में कार्य किया है भारत के, और राज बहादुर भरतपुर ने नेपाल में राजदूत के रूप में कार्य किया है। सरदार KM पन्नीकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद कहाँ के राजदूत नहीं रहे थे। तो KM पन्नीकर जो थे ये कहाँ के राजदूत आपके नहीं रहे थे, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जापान के राजदूत नहीं रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चीन, मिस्र और फ्रांस के राजदूत रहे थे, जापान के नहीं रहे थे।
अखंड भारत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो अखंड भारत नामक समाचार पत्र के संपादक आपके कौन हो जाएंगे? जय नारायण व्यास हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कक्षा 7 से संबंधित आपके जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे दोस्तों वो हमने डिस्कस किए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।